गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में आपका पार्ट लेसन नंबर 7 चल रहा है। उसमें हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। कल की वीडियो में हमने डॉविनायर का त्रिक नियम देखा था कि डॉविनायर का त्रिक नियम क्या कहता है। तो डॉविनायर ने क्या किया था, डॉविनायर ने तीन तत्वों के समूह के क्या सेट बना दिए, मतलब तीन तत्वों के जैसे सेट बनाए Li, Na, K। तो उसने तीन तत्वों के जो सेट बनाए उनको त्रिक की तरफ के समूह इशारा कर दिया। मतलब तीन तत्वों के सेट तो बना लिए और वो कह दिया कि ये त्रिक है। तो उसने कहा कि जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को यदि हम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो शेष तत्वों के परमाणु भारों के औसत मान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो यही डॉविनायर का क्या है, त्रिक नियम है। अब यह नियम फेल क्यों हुआ, इसकी कमी के बारे में जानते हैं। तो डॉविनायर ने तीन तत्वों के कुछ तत्वों के समूह के क्या सेट बनाए। सभी के लिए ये निश्चित नहीं था, उसने कुछ विशेष तत्वों के लिए क्या तीन तत्वों के समूह के सेट बनाए और त्रिक की तरफ के इशारा कर दिया। यह तीन तत्वों के समूह के जो सेट होते हैं वह सभी तत्वों पर यह क्या लागू नहीं होता है। तो कुछ ही ये जो तत्व होते हैं उनका उन्हें एक समुच्चय बनाकर त्रिक की तरफ इशारा किया, जिस कारण से यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। आवर्त सारणी में काफी सारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो कुछ विशेष तत्वों को उसने तीन समूह का सेट बनाया जो कि डॉविनायर के त्रिक नियम पर क्या लागू होता है, वह सभी तत्वों पर लागू नहीं होने के कारण यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। जिस कारण से इस नियम की उपयोगिता क्या हो गई, स्वतः ही रद्द हो गई। अब हमारा आज का टॉपिक आपका न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में पढ़ते हैं। सन 1865 में अंग्रेज रासायनिक वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने, मतलब सन 1865 में अंग्रेज रासायनिक वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है उसमें सन 1865 में अंग्रेज रासायनिक वैज्ञानिक थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया। तो कोई पूछेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस पर आधारित है, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम पर क्या है, आधारित है। तो उसने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में तत्वों को क्या किया, व्यवस्थित किया और बताया कि और उसने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में उनको व्यवस्थित किया और बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म
पहले तत्व के गुणधर्म से मेल खाता है। प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या खाता है? मेल खाता है। यही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। यही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। यही न्यूलैंड्स का क्या है? अष्टक नियम है। ठीक, अष्टक नियम। तो उसने क्या कहा, सन 1865 में अंग्रेज रासायनिक वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए क्रमवार के क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया। तत्वों को बढ़ते हुए क्रमवार के क्रम में क्या किया? व्यवस्थित किया और बताया कि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या मेल खाता है। जैसे यही न्यूलैंड्स का क्या है? अष्टक नियम है। जैसे संगीत में स्वर जो होते हैं, जैसे संगीत के स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। तो प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या कर रहा है? मेल खा रहा है। ठीक, तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म है वो पहले तत्व का गुणधर्म से मेल खाता है। या कह लो कि प्रत्येक पहला तत्व वो आठवें गुणधर्म से मेल खाता है। लेकिन न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, इसलिए तो आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या मेल खाता है। जैसे संगीत में स्वर होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो आठवां तत्व पहले गुणधर्म से क्या खाता है? मेल खाता है। इसलिए यही न्यूलैंड्स का क्या है? अष्टक नियम कहलाता है। तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या खाता है? मेल खाता है। जैसे संगीत के क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लाइन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, तो जैसे उदाहरण है लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, ये सभी क्या है? न्यूटन के अष्टक नियम तत्वों में क्या लागू होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म से क्या खाता है? मेल खाता है। इस प्रकार देखो ये पहले तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म से क्या मेल खाएगा। ठीक, अब ये कैसे मेल खाता है? जैसे कि पहला तत्व ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लिथियम है वह लिथियम Na तत्व से गुणधर्म से क्या खाएगा? मेल खाएगा। आठवां तत्व गुणधर्म हो गया। तो आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या मेल खाता है। इसी प्रकार बोरॉन एल्युमिनियम के साथ क्या मेल खाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोरॉन भी किससे? एल्युमिनियम से क्या खाता है? मेल खाता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन फास्फोरस तत्व के साथ मेल खाएगा। और क्लोरीन तत्व के साथ क्या खाता है? मेल खाता है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी क्या है? इन तत्वों के साथ क्या मेल खाते हैं। तो लिथियम का सोडियम के साथ मेल खा रहा है, बोरॉन का एल्युमिनियम के साथ, नाइट्रोजन का फास्फोरस के साथ और क्लोरीन का क्लोरीन के साथ। तो कुछ ऐसे ही तत्व होते हैं जो पहले तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म से मेल खाता है, अर्थात या आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या खाएगा? मेल खाएगा। तो कुछ ही नियमों पर यह नियम क्या होता है? लागू होता है। तो
अब देखो न्यूटन के अष्टक नियम की कमियां क्या हैं, यह कुछ ही तत्वों पर लागू क्यों होता है, इस नियम की कमियां। तो पहली कमियां है न्यूटन अष्टक नियम, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। तो अब है न्यूटन अष्टक नियम की कमियां। न्यूटन अष्टक नियम की कमियां, तो पहली कमी है यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। पहली कमी है यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। यह नियम क्या होता है, कैल्शियम तक के तत्वों तक क्या होता है, लागू होता है। क्योंकि लागू होता है क्योंकि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल खाता है। तो यह जो नियम है वह केवल क्या कैल्शियम तक ही क्या होता है, लागू होता है। तो कैल्शियम तक लागू होता है, इसलिए इस नियम की उपयोगिता स्वतः ही क्या हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए इस नियम की उपयोगिता स्वतः ही नष्ट हो गई। तो न्यूटन अष्टक नियम की कमियां हैं। तो पहली कमियां क्या है, यह नियम केवल कैल्शियम तक ही क्या होता है, लागू होता है। क्योंकि प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल नहीं खाता है। वो कह रहा है यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम के बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं वह प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म होगा वह पहले तत्व के गुणधर्म से क्या मेल ही खा पाता है, जिस कारण से नियम की उपयोगिता स्वतः ही क्या हो गई, नष्ट हो गई। वैसे न्यूटन का जो अष्टक नियम है यह नियम केवल क्या कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम तक लागू क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म है पहले तत्व के गुणधर्म से जो मेल खाएगा वह कैल्शियम तक ही क्या खाएगा, मेल खाएगा। आगे आने वाले तत्वों में प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म जो होता है वह पहले तत्व के गुणधर्म से क्या नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है, जिस कारण से नियम क्या हुआ, स्वतः ही समाप्त होगा, उसकी उपयोगिता क्या हुई, रद्द हो गई। दूसरा नियम है अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के बाद, दूसरा कमी है इसकी, अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर, अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर, वो कह रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर आठवां तत्व अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर आठवां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म से मेल नहीं खाता है। मतलब वो कह रहा है कि कैल्शियम के बाद में जो अक्रिय गैस आ गई उन बीच में क्या, यानी हम कैल्शियम तब लागू होता है। तो अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर, जैसे कि अक्रिय गैस है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, तो इन अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के कारण जो प्रत्येक आठवें तत्व का जो गुणधर्म है वह पहले तत्व के गुणधर्म से नहीं क्या खाता है, मेल नहीं खाता है। तो इस कारण से नियम क्या हुआ, स्वतः ही क्या हो गया, फेल हो गया, कि उसकी उपयोगिता क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर आठवां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से क्या नहीं खाता है, मेल नहीं खाता है। इस कारण से नियम क्या हो गया, फेल हो गया। यह नियम हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। तीसरी कमी है यह नियम हल्के तत्वों पर लागू होता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो नियम होता है न्यूटन अष्टक का नियम, ये ओनली सिर्फ हल्के तत्वों पर क्या होता है, लागू होता है, जिनका परमाणु क्या होता है, कम होता है। तो यह नियम हल्के तत्वों पर लागू होने की वजह से कारण आगे आने वाले तत्वों पर क्या
लागू नहीं होता है, जिस कारण से ये नियम क्या हुआ, स्वतः ही रद्द हो गया। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान होते हैं। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान होते हैं। मतलब उसके कहने का तात्पर्य यह था कि न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में 56 तत्व क्या पाए जाएंगे। भविष्य में कोई तत्व पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, इस बात की है क्या पुष्टि नहीं कर पाया। तो न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में 56 तत्व विद्यमान होते हैं। भविष्य में कोई तत्व मिलेगा या नहीं, या पाया जाएगा, इस बात की यह पुष्टि नहीं कर पाया, जिसके कारण यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो न्यूलैंड अष्टक नियम की क्या कमी है? पहली कमी यही है कि न्यूलैंड्स का जो यह नियम है केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम तक लागू होने के बाद कैल्शियम बाद में आने वाले तत्वों पर प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वह पहले तत्व के गुणधर्म से क्या मेल नहीं खाता है, जिस कारण से नियम क्या हुआ, स्वतः ही समाप्त हो गया। अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के कारण प्रत्येक 8वां तत्व पहले गुणधर्म से क्या मेल नहीं खाता है। यह नियम केवल क्या है, हल्के तत्वों पर क्या होता है, लागू होता है। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में ओनली कितने तत्व विद्यमान होते हैं, 56 तत्व विद्यमान होते हैं। भविष्य में कोई तत्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की है क्या पुष्टि नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा। क्या पढ़ा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है उसका उदाहरण पढ़े। तो ये कुछ फिक्स क्या उदाहरण है जो लिथियम से लेकर कैल्शियम तक ये क्या होता है, लागू होता है, ठीक। और उसकी क्या पढ़ी, कमियाँ पढ़ी। तो जो भी हम केसर विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।